मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का नॉन डिटेल गद्य विविधा में से पहला पार्ट शिक्षा, इसके बारे में अपन मालूमात करेंगे। पहले इसके लेखक हैं मनमोहन भाटिया। मुख्य राजमार्ग से कटती एक शंकरी सड़क 8 किलोमीटर के बाद नहर पर समाप्त हो जाती है। एक मेन रास्ता है, वहाँ से जाने वाली एक सड़क शंकरी सड़क है। वो 8 किलोमीटर जाने के बाद एक नहर के पर समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। नहर पार जाने के लिए कच्चा पुल एकमात्र साधन है। नहर पार करके जाने के लिए एक कच्चा पुल था, वो पार होके जाना है। जब नहर में अधिक पानी छोड़ा जाता है, जब तालाब में ज़्यादा पानी छोड़े जाता है, तब पुल टूट जाता है। जब क्या है, ये पुल टूट के गिर जाता है और नाव से नहर पार जाया जाता है। और क्या है, नहर पार करके नाव से शहर को जाते हैं। ये अस्थाई पुल जिसे नहर पर के गांव वाले खुद बनाते हैं। ये जो लिमिटेड पुल जो है, ये कच्चा पुल जो नहर पार करने के लिए गांव वाले खुद वहाँ पे बनाते हैं। बरसात के महीने में भी अधिक पानी के आ जाने पर टूट जाता है। बरसात पड़ते वक्त ज़्यादा पानी पड़ गया तो ये पुल टूट जाता है। सरकार ने कभी पुल को पक्का करने की नहीं सोची। सरकार वाले कभी भी उन दो वो पुल पक्का बनाने के लिए उन लोग सोचे नहीं। नहर के पार गांव में गरीब परिवारों की संख्या अधिक है। वहाँ पे जो नहर पार करके रहने वाले जो लोग हैं, वो परिवार बहुत गरीब परिवार लोग हैं। आधे छोटे खेतों में फसल बोकर गुजारा करने वाले हैं और आधे दूध बेचने का काम करते हैं। इसमें आधे लोग छोटे छोटे खेतों में बीज बो के बीजा हुए दाल के करके यानी रोज़ की मजदूरी पे काम करके उनका गुजारा चलाने वाले थोड़े हैं और थोड़े लोग दूध बेच के काम करने वाले हैं। गाय भैंस पाल रखी हैं, जिनका दूध वे मुख्य राजमार्ग पर बसे शहर में बेचने जाते हैं। इन लोग के पास गायां और भैंसा पाल रखे हुए हैं, जिसका दूध जो मेन सड़क पर जो शहर बसे हुआ है वहाँ पे लेके जाके ये बेचते थे। शिक्षा से गांव वालों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पढ़ाई के बारे में वो गांव वालों को दूर दूर तक कुछ मालूमात नहीं थे। ऐसा लगता था कि नहर पार आधुनिक सभ्यता ने अपने पैर अभी तक नहीं रखी है। ऐसा मालूम हो रहा कि नहर पार करके आधुनिक सभ्यता यानी ये जो नया टेक्नोलॉजी वो ये आके हैं, उसके बारे में वो गाँव वाले अब तक मालूमात नहीं करें। नहर से पहले गांव में एक स्कूल है। नहर से पहले वो गांव में एक स्कूल है, जहां नहर पार गांव के बच्चे इसलिए पढ़ने जाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा और दोपहर का खाना मिलता है। नहर पार करके वो बच्चे इसलिए वहाँ पे स्कूल को जाते थे कि दोपहर का खाना भी मिलता है और वो स्कूल भी सरकारी स्कूल है। इसके अतिरिक्त गांव वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। इसके अलावा वो गांव वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एंकरेज नहीं कर सकते। जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल से निकाल लिया जाता है। जब अगर से कोई बच्चा फेल हो गया तो उसे स्कूल से निकाल लेते थे। इस सब के बावजूद कुछ बच्चों पर सरस्वती मेहरबान होती है। इसके अलावा वहाँ पे थोड़े बच्चों के ऊपर ये पढ़ाई के सरस्वती जो है उन्होंने मेहरबान होती है। प्रकृति चाहती है कि वे पढ़ लिख कर सभ्यता में अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएं। जो नेचर है ये चाहता है कि वो गाँव वाले अच्छे पढ़ लिख के जो उन लोगों के अज्ञान में जो है, जो नई मालूमात है, उसको दूर करके जो मालूमात चीज़ें हैं उसको हासिल करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी है उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़े और वो गांव में भी प्रकाश फैलाए। यानी सबको पढ़ने लिखने के लिए
और वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए सबको एनकरेज करें। ऐसे ही बच्चों में रविंद्र प्रमुख था। ऐसे लड़कों में से रविंद्र एक लड़का है, उन्हें बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया। गरीब परिवार का रविंद्र खुद अपने बलबूते पर पढ़ता चला गया। ये गरीब परिवार से एक रविंद्र बोल के लड़का है, उन्होंने अपने बलबूते पे ही उन्होंने पढ़ते हुए आगे बढ़ गया। जिस स्कूल का रिजल्ट कभी 10% से अधिक नहीं आया, रविंद्र 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आया। क्या है, जो स्कूल का, वो गांव के स्कूल का रिजल्ट कभी भी ऑन दो 10% नहीं आने वाला, ये बार रविंद्र 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रविंद्र की प्रतिभा का अवलोकन छोटी उम्र में ही कर लिया था। वो स्कूल की हर परीक्षा में प्रथम रहता था। स्कूल के जो प्रधान अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, उन्होंने रविंद्र के टैलेंट के बारे में बचपन से ही उसको मालूम हो गया था कि ये छोटा सा लड़का आगे बढ़ सकता, क्योंकि ये लड़का स्कूल के हर एग्ज़ाम में प्रथम फर्स्ट आता था। जिले में प्रथम आने पर रविंद्र का उत्साह दुगना हो गया और अधिक लगन से पढ़ने लगा। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आने की वजह से, 10th क्लास में फर्स्ट आने की वजह से उसका और पढ़ाई के लिए जोश ज़्यादा बढ़ते गया और उन्होंने कि आगे पढ़ने के लिए कोशिश करते रहा। प्रिंसिपल ने रविंद्र के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और दौड़ भाग कर 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी करवा दी। क्या है, जो रविंद्र के जो अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या करें, इसके लिए स्कॉलरशिप की कोशिश करें और स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन डालें और उसको सैंक्शन करा के ये बच्चे को 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दिला दिए। होनहार रविंद्र जोश, लगन और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ता रहा। ये जो होशियार टैलेंटेड लड़का रविंद्र जोश, लगन से और अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ता रहा और पढ़ाई के अंतिम शिखर पर पहुंचकर उसने अपना ध्यान IAS की परीक्षा पास कर एक अधिकारी बनने पर केंद्रित किया। आखिरी में उन्होंने ये सोच लिया कि मैं एक बड़ा IAS ऑफिसर पढ़ूंगा और एक बड़ा अधिकारी, बड़े पोजीशन के पर रहूंगा, बोलकर उसका दिमाग उसके पर केंद्रीकृत किया। मुख्य राजमार्ग पर बसे गांव का अधिकरण सरकार करने लगी और एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई। जो शहर के जो राजमार्ग, जो मेन रोड के पर बसे गांव के अधिकरण, यानी उसको डेवलप करने के लिए वहाँ पे एक कारखाना खोला गया। छोटे औद्योगिक के साथ एक विदेशी कंपनी ने कार बनाने के लिए ज़मीन खरीदी। ये छोटा एक कारखाना खोले, उसके बाद विदेशी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी वाले कार बनाने के लिए वहाँ पे कारखाना खोलने के लिए, कार बनाने के कारखाना खोलने के लिए ज़मीन भी खरीदे। कार बनाने के कारखाने का निर्माण शुरू हो गया। अब कार बनाने के लिए जो फैक्ट्री बनाने के लिए जो निर्माण होना है वहाँ पे शुरू हो गया। यह एक बड़ी परियोजना थी, यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। गांव के गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई। यहाँ पे ये कारखाना बनाने के लिए जो मजदूर होना है ये गांव वालों को ले लिए, यानी गांव के परिवार वालों को मजदूरी मिल गई। 2 साल बाद कारखाना तैयार हो गया। 2 साल में ये कारखाना तैयार हो गया और गांव के सभी नौजवानों की भर्ती कारखाने में हो गई। और क्या है, सब नौजवानों की भर्ती, वहाँ पे जो नौजवान हैं, लड़के हैं, उन लोगों की भर्ती ये कारखाने में होने लगी। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो गई और रिजल्ट आने में 2 महीने का समय था। अब क्या है, 12th क्लास का यानी इंटर का रिजल्ट आने पर एग्ज़ाम तो हो गए और रिज़ल्ट आने के लिए 2 महीने का टाइम था। कारखाने में भर्ती पूरे जोश में थी। यहाँ पे कारखाने में भर्ती भी जोश से चल रही थी। गांव के दूसरे नौजवान कारखाने में भर्ती हो रहे थे। गांव में जितने भी नौजवान हैं जो फेल हो गए तो लड़के भी हैं, उन लोग सब जने एक कारखाने में भर्ती हो रहे थे। लेकिन रविंद्र ने अपना लक्ष्य IAS रख लिया था। लेकिन जो ये रविंद्र है उसका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें एक IAS ऑफिसर बनना।
वह नौकरी के लिए तैयार नहीं था। ये लड़का नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। घर में खाली बैठे पुत्र को कोई बर्दाश्त नहीं करता है। घर में खाली बैठे हुआ लड़का है तो माता पिता कोई खामोश नहीं है। उसे घर देखे माँ ने पिता से कहा। उसे घर में बैठे हुए देख के माँ पिताजी से कहे, क्या बोल के, अजी सुनते हो, गांव के सारे लड़के कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। गांव में जितने भी सारे लड़के हैं ये सब कारखाने में भर्ती हो रहे हैं। अपना रवि घर पड़ा है, कुछ बात करो उससे। अपना जो लड़का है रविंदर, उन्होंने खाली बैठे हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करो। अपना रवि तो प्रथम आता है, फिर लड़के सारे भर्ती हो गए हैं। सुना है 5-5 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह मिल रही है। क्या है, यहाँ पे सारे लड़के भर्ती हो रहे हैं। जो फेल हो गए तो लड़के भी हैं, उन लोग भी भर्ती हो रहे हैं। उन लोगों के लिए 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। इसलिए रविंदर से भी बात करिए, इसको तो अधिक तनख्वाह मिलेगी। ये लड़के को तो, अपने लड़के को तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेंगे। तुम ठीक कहते हो। कल सरपंच भी कह रहा था जल्दी भर्ती बंद हो जाएगी। तुम बोल रहे हो तो बात सही है। कल सरपंच भी मिला था, उन्हें भी बोल रहा था कि भर्ती जल्दी बंद हो जाएगी। ऐसे घर बैठे इतनी बढ़िया नौकरी का मौका कभी कभी मिलते हैं। ऐसा घर बैठे बैठे नौकरी मिलना यह बहुत किस्मत की बात है। कभी कभी ऐसा मौका मिल जाता। कह कर पिता ने आवाज़ लगाई, रवि। ये बात बोल के पिताजी रवि को बुला रहे थे। रविंद्र पढ़ने में मस्त था। शायद उसे एहसास था कि पिता कारखाने में नौकरी की बात करेंगे। रविंद्र क्या था, पढ़ने में मस्त था और उसे ये मालूम हुआ, ऐसा महसूस हो रहा था कि पिताजी मेरे को कारखाने में काम करने के लिए बातचीत करेंगे। इसलिए पिता की आवाज़ अनसुनी कर दी। इसलिए उन पिताजी की जो आवाज़ है वो आवाज़ को नहीं सुने तो ऐसा अनसुनी कर दी। रविंद्र को पढ़ता देख माँ बाप दोनों बाहर आ गए। रविंद्र जो पढ़ रहा था वो देख के माँ बाप दोनों भी बाहर निकल के आ गए। रवि, परीक्षा समाप्त हो गई है, अब नौकरी कर ले। रवि, परीक्षा तो हो गए, अब नौकरी कर ले। कारखाने में सब लड़के भर्ती हो गए हैं, ये सुनहरा अवसर है, इसको गंवाना नहीं। कारखाने में सब लड़के के भर्ती हो गए, ये एक गोल्डन चांस है, इसे गंवाना नहीं। माँ, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, नौकरी नहीं करनी है। जब रविंदर उत्तर दिया कि माँ मैं अभी पढ़ना चाह रहा हूँ, नौकरी नहीं करना है मुझे, तो क्या करेगा? रामशंकर की आवाज़ तेज़ और कड़क हो गई। जब पिताजी की आवाज़ आई तो फिर क्या करेंगा? तो जब उत्तर में मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ, उसके लिए अभी और पढ़ना है। जब रविंदर ने उत्तर दिया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा हूँ और उसके लिए मुझे पढ़ना है। देख रवि, हम कोई अमीर नहीं हैं, हम पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। पिताजी फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि हम लोग उतने अमीर नहीं है, हम उतना खर्चा पढ़ाई का नहीं उठा सकते। आप खर्चे की चिंता मत करो, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि मेरी छात्रवृत्ति की बात करेंगे। आप मेरे खर्चे के लिए फ़िक्र मत करिए। जो अपने प्रिंसिपल है उन्होंने मेरी स्कॉलरशिप के लिए बात करने वाले हैं। देख रवि, तुझे घर की हालत तो मालूम है। तेरी 2 बड़ी बहनें और भाई की शादी में कर्ज लिया था। देख रवि, पिताजी बोल रहे हैं, देख रवि, तुम्हारे को तो घर की हालत मालूम है। तुम्हारे 2 बड़े बहना और भाई के शादी में मैं कर्जा लिया था, जो आज तक चुका नहीं पाया। जो कर्जा लिया था आज तक मैं नहीं चुका सका। आधा खेत साहूकार पहले ही अपने नाम करवा चुका है। क्या है, आधा खेत जो है वो खेत तो साहूकार जो कर्जा दिया उन्होंने कि पहले ही अपने नाम में ले लिया। बाकी आधे खेत में बहुत मुश्किल से घर का गुजारा होता है। बचे हुआ आधा खेत जो है उसमें बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चल रहा। साल 2 बाद छोटी बहनी भी शादी लायक हो जाएगी। साल या 2 साल के बाद छोटी बहनें हैं, उन लोग भी शादी के काबिल हो जाएंगे। आखिर कैसे रकम का जुगाड़ा करूँगा? आखिर तुम नौकरी नहीं करेंगे तो मैं पैसों का जुगाड़ा कहाँ से करूँगा? पैसे कहाँ से कमाऊँगा? घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है
तू अभी जा और भर्ती हो जा। घर बैठे बिठाए अच्छी नौकरी मिल रही, आप जाके नौकरी में भर्ती हो जाइए। रविंद्र ने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। आखिर थक कर उसने कारखाने में नौकरी कर ली। रविंद्र माँ बाप को कितना ही समझाया लेकिन उसकी कोशिश पूरी बेकार हो गई। आखिरकार उन्होंने कारखाने में भर्ती हो गया नौकरी के लिए। रविंद्र को स्टोर में ड्यूटी दी गई। 6,000 रुपये का वेतन पाकर घर वाले तो खुश हो गए लेकिन रविंद्र का मन दुखी था। रविंद्र को क्या है, स्टोर में ड्यूटी तो दी गई, 6,000 रुपये तनख्वाह दे रहे थे और घर वाले खुश थे, लेकिन रविंद्र खुश नहीं था। कंपनी में 2,000 लोगों का रोज़गार मिला। जो कंपनी नहीं बनाई गई उसमें 2,000 लोगों के लिए नौकरियां मिल गई। रविंद्र स्टोर में बैठा वर्कर की वर्दी के कपड़ों के लिए थान में से नाप के अनुसार कपड़ा फाड़ के बांटा करता था। क्या है, रविंद्र क्या है, स्टोर में बैठ के जो वर्कर्स के लिए उन लोगों को क्या है, उनके वर्दी का, उनके यूनिफॉर्म का कपड़ा नाप के उन लोगों के हिसाब से बांटना पड़ता था। इस काम से वो दुखी था। ये काम करने के लिए वो बहुत दुखी था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सका। 2 महीने जैसे तैसे कटे। 2 महीने तो हो गए। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का रिज़ल्ट घोषित हुआ। जो इंटर का रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आ गया। 10वीं कक्षा में रविंद्र जिले में प्रथम आया था। इस बार पूरे राज्य में प्रथम रहा। इन्हों क्या है, 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था लेकिन इस बार पूरे स्टेट में फर्स्ट आया। राज्य सरकार ने आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप के लिए घोषणा करे यानी डिक्लेयर करें, जिससे उत्साहित होकर रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला लिया और नौकरी छोड़ दी। इससे उन्हें खुश होकर रविंद्र क्या है, कॉलेज में एडमिशन ले लिया और नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने की खबर मिलते ही रविंद्र के माता पिता दोनों बहुत नाराज़ हुए और प्रिंसिपल को कोसने लगे। इन्होंने नौकरी छोड़ दिया और दाखिला ले लेने के बाद रविंद्र के माता पिता दोनों बहुत नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए और प्रिंसिपल को कोसने लगे। आज के लिए यहाँ तक समाप्त, फिर कल पढ़ेंगे।